हेलो फ्रेंड। आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द मेयर ऑफ केस्टर ब्रिज, जो थॉमस हार्डी ने लिखा है। यह थॉमस हार्डी का एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। इस नॉवेल को उन्होंने एक सीरीज में पब्लिश किया था 1886 में। तो चलिए इस कहानी को अब शुरू करते हैं। द मेयर ऑफ केस्टर ब्रिज। द मेयर ऑफ केस्टर ब्रिज की शुरुआत होती है 1820 में, जब हैंचर्ड फैमिली यानी माइकल हैंचर्ड, सुजन हैंचर्ड और उनकी बेटी एलिजाबेथ जेन, ये हैंचर्ड फैमिली एक वेडन प्रयास नाम के एक गांव में आई होती है। वहां पर ये लोग काम की तलाश में आए हुए होते हैं, लेकिन जब ये आ रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें एक फर्मिटी टेंट नाम की जगह दिखाई देती है। तो वो वहाँ पर वो लोग आराम करने के लिए रुक जाते हैं और खाना वाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि वहीं पर एक फर्मिटी वुमेन थी, तो वो सबको शराब सर्व कर रही होती है। तो हैंचर्ड भी वहाँ पर शराब पीने के लिए बैठ जाता है। उसकी वाइफ सूजन उसको बहुत ज़्यादा मना करती है कि तुम शराब मत पियो, लेकिन वह उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और शराब पीने लग जाता है। और वो इतनी ज़्यादा शराब पी लेता है कि वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सबको बताने लग जाता है, उसके आसपास जो भी लोग बैठे हुए होते हैं। और वो उन लोगों को बताता है कि उसकी शादी बचपन में ही कर दी गई, उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पीनेस भरी हुई है। उसकी वाइफ वो ये सब बताने के लिए उसको मना करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और बताता रहता है। और आगे क्या करता है कि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी की नीलामी लगाना शुरू कर देता है। तो काफ़ी टाइम तक तो कोई उसकी वाइफ और उसकी बेटी की बोली नहीं लगाता है, लेकिन एक आदमी आता है जिसका नाम होता है रिचर्ड न्यूसन, जो एक नाविक होता है। तो वो उसकी बेटी और उसकी वाइफ की बोली लगा देता है और 5 गिन्नी में उनको खरीद लेता है। अब सूजन बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस स्टेट में आ जाती है। अब वो कुछ भी नहीं बोल पाती है और वहाँ रिचर्ड न्यूसन के साथ चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो अपनी शादी की जो अंगूठी होती है वह हैंचर्ड के मुंह पर फेंक करके चली जाती है। हैंचर्ड ने तो बहुत ज़्यादा शराब पी ली होती है, इस वजह से वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है और तो उससे रात को जो उसने काम किया होता है उस पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। अपनी वाइफ पर गुस्सा करता है कि मैंने तो शराब पी रखी थी, लेकिन उसने तो नहीं पी रखी थी ना, उसकी तो सही कंडीशन थी, तो फिर वो मेरे को छोड़ करके क्यों चली गई। और फिर वहाँ जा कर के सब जगह अपनी वाइफ और अपनी बेटी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं मिलते हैं। उसी समय वो एक पास ही के गांव में एक चर्च में जाता है और वहाँ पर एक ओथ ले लेता है, यानी कसम ले लेता है कि मैं आने वाले 21 वर्ष तक शराब नहीं पीऊँगा। और फिर वापस अपनी वाइफ और अपनी बेटी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसने जिस आदमी को अपनी बेटी और वाइफ को बेचा हुआ होता है उसका नाम भी उसको नहीं पता होता है। एक दिन एक समुद्री बंदरगाह पर पहुंचता है और वह वहां पर जाकर के उसका चेहरा बताता है कि इस तरह का यह आदमी था। तो फिर वहां पर लोग उसको बताते हैं कि आप जिस तरह की शक्ल का आदमी पूछ रहे हो वो तो काफ़ी टाइम पहले कनाडा चला गया है। तो जब उसका ये ढूंढने का प्रयास असफल हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और वो वहाँ से कहीं और जाने का निश्चय कर लेता है। दक्षिण पश्चिम की तरफ एक टाउन होता है केस्टर ब्रिज, वहाँ जाकर बसने का फैसला कर लेता है। वो वहाँ जाता है और वहाँ पर जाकर के शुरुआत में थोड़े थोड़े काम करके और बाद में एक बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है, केस्टर ब्रिज का मेयर बन जाता है। अब लगभग 18 वर्ष बाद सुजन उसी जगह पर वापस आती है, उस वेडन प्रयास गांव में जहां उसके पति ने उसको बेच दिया था। वो वहां पर इसलिए आती है ताकि वह उसके पति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि वो कहाँ गया है या नहीं गया है। उसी जगह जाती है जहाँ उसकी नीलामी की गई होती है। सूजन उस फर्मिटी वुमेन के पास जाती है। वो वृद्ध महिला उसको थोड़ी देर तो पहचानने से मना कर देती, लेकिन बाद में उसको उस घटना याद आ जाती है कि हाँ यहाँ पर उसकी गोली लगी थी। तो वह उसको बताती है कि उसका पति जो है हैंचर्ड, वह अभी उसको केस्टर ब्रिज शहर में मिल सकता है। अब ये जो होती है उसकी बेटी, उसको इनके पेरेंट्स के पहले वाले रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, पास्ट लाइफ के बारे में। उसको तो यही लगता है कि हैंचर जो है उनकी माँ का कोई रिश्तेदार है, तो वो उसको ढूंढ रही है। एलिजाबेथ और सुजन को ये बात पता चलती है कि वो केस्टरबरी शहर में है, तो वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाती है। एक होटल किंग्स आर्म के सामने एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही होती है, तो वो लोग वहाँ पर जाकर के रुक जाते हैं। पता चलता है कि इस होटल में मेयर ऑफ केस्टरब्रिज वहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि उस होटल में आज वो आज एक चीफ गेस्ट हैं। फिर उस समय सूजन और एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो जिसको ढूंढ रहे हैं हैंचर्ड को, वो ही वो ही अंदर बैठा हुआ है और वही मेयर ऑफ केस्टर ब्रिज है। तो जब सूजन उसको देखती है और पता चलता है उसको कि उसने शराब छोड़ दी है, क्योंकि वह खाने के बाद पानी पी रहा होता है कि शराब नहीं पी रहा होता है, तो वो ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोनों सोच लेती है
कि आज वह यहीं किसी होटल में रुक जाएगी, उससे नहीं मिलेगी। भीड़ जो बाहर खड़ी थी, वो मेयर से इस बारे में बात करना चाह रही थी कि इस बार जो उनकी गेहूं की फसल खराब हो चुकी है, उसका क्या करें। उसी समय एक न्यू कैरेक्टर आता है, डोनाल्ड फार्फरे। चढ़ की जो गेहूं की फसल खराब हो चुकी है, उसमें उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। हेंचर्ड उसको अपना मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे से वादा करो कि तुम अब ये कैस्टरब्री शहर छोड़ करके नहीं जाओगे। भी वहाँ काम मिल गया होता है तो वो वहीं पर रहने लग जाता है। अब सुजन क्या करती है, अपने पति को एक लेटर लिखती है और उसे किसी सीक्रेट जगह पर आकर मिलने के लिए कहती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर ये वापस डिसाइड करते हैं कि ये दोनों वापस से शादी करेंगे। फिर हेंचर्ड बोलता है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अफेयर एक लुसेटा नाम की एक लड़की के साथ चल रहा होता है। तो उसके बारे में, उनके अफेयर के बारे में उसको समाज में भी पता चल गया होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो बोलता है कि मैं जस्ट अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। उनकी बेटी जेन, एलिजाबेथ जेन और फार्फरे एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, यानी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। हेंचर्ड को पता चलती है कि उसकी बेटी फार्फरे के साथ अट्रैक्टेड हो रही है या फिर थोड़ा एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो उसको उससे दूर रखने की कोशिश करता है। और सेकंड, उसको फारफ्रे पे इसलिए भी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी फैक्ट्री के जो मजदूर होते हैं वह फारफ्रे से को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, हैंचर से भी ज़्यादा। तो इस बात पर वो दोनों झगड़ा कर लेते हैं और फारफ्रे उसकी नौकरी छोड़ करके चला जाता है। अब फारफ्रे अब अपना अलग बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। इससे तो हैंचर को अचानक अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ जाती है। इसी समय अब हैंचर सूजन से वापस शादी कर लेता है, लेकिन शादी करने के कुछ समय बाद ही सूजन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वह आखिरकार मर ही जाती है। और उसी समय फिर हैंचर डिसाइड कर लेता है कि अब वह एलिजाबेथ को अपनी बीती लाइफ के बारे में सब कुछ बता देगा और उसको बता देगी कि वही उसका रियल फादर है। वह उसको बता देता है और उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसने सूजन के पास एक पत्र पड़ा हुआ देखता है। उस पत्र पे उसने टैग लगाया होता है कि यह पत्र एलिजाबेथ की शादी के दिन ही खोला जाए, उससे पहले नहीं खोला जाए, लेकिन वह उसको खोल लेता है। और जब वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ जॉन जेन जो है वो उसकी रियल बेटी नहीं है, वह तो न्यूसन और सूजन की बेटी है। उसकी जो बेटी थी वह तो उसके जाने के 3 महीने बाद ही गुजर गई थी। ये जो इसके साथ रह रही है ये न्यूसन और सूजन की बेटी है। तो वह उससे फिर वापस घृणा करने लग जाता है कि यह मेरी रियल बेटी नहीं है। एलिजाबेथ की हर बात पर वो गुस्सा करने लग जाता है। तो एलिजाबेथ इस बात पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो एक दिन अपनी माँ की कब्र पर जा करके रोने लग जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप भी मुझे छोड़ करके चली गई और फादर भी ऐसा कर रहे हैं। तो उसी समय उसे वहाँ पर एक औरत मिलती है जिसका नाम होता है लुसेटा। वो उसको प्यार से रखती है और अपने घर पर लेके जाती है। वो उसको इसलिए लेके जाती है ताकि कि उसकी बेटी के पीछे पीछे उसका पिता भी उससे मिलने आ जाएगा। एंचर तो उससे मिलने नहीं आता है, पर फारफ्रे उससे मिलने आता है। तो धीरे धीरे फारफ्रे और लुसेटा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और इन दोनों को प्यार हो जाता है। सोचता है कि सूजन की भी डेथ हो चुकी है तो वह लुसेटा से शादी कर लेता है, लेकिन लुसेटा तो अब फारफ्रे से प्यार करने लगती है। और अब हैंचर्ड अपने जो मैनेजर के लिए एक नए व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम होता है जॉब। उसने उसको अपने मैनेजर के रूप में चुन लिया। और उसी समय क्या होता है कि एक पंडित उसको बताता है कि आने वाला जो टाइम है उसमें मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है और फसलें इस बार अच्छी नहीं होगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक में गेहूँ खरीद लेता है। वो सोचता है कि अभी स्टॉक कर लेता हूँ ताकि बाद में इनको बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचूंगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा ही होता है कि फसल बहुत ही अच्छी हो गई होती है और उसको घाटा हो जाता है और फार्फरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। पर अपने मैनेजर जॉब पे गुस्सा करता है और उससे भी लड़ाई कर लेता है। इससे अब वो जॉब भी उसका दुश्मन बन जाता है। हैंचर्ड को पता चलता है कि उसका लुसेटा का फार्फरे के साथ अफेयर चल रहा है, तो वह उसको धमकी देता है कि तुम मेरे से शादी कर लो, अगर तुमने मेरे से शादी नहीं करी तो तुमने जो मुझे लेटर लिखे हैं वो लेटर मैं समाज में सबको दिखा दूंगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तो उस समय फिर लुसेटा मान जाती है। तो क्या होता है कि उसी समय फर्मिटी वुमेन जो होती है जिसके यहाँ पर जाकर उसने शराब पी होती है और अपनी वाइफ की नीलामी लगा दी होती है, वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आकर के हैंचर्ड को पहचान लेती है और वो वहाँ पर सबको बता देती है कि इसने तो काफ़ी टाइम पहले अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को 5 गिन्नी में बेच दिया था। तो इसकी जो समाज में और जो इसकी इज्जत होती है और इसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो सारी गिर जाती है। सेटा को ये बात पता चलती है तो वह अब हैंचर्ड से शादी करने के लिए मना कर देती है और फारफ्रे के साथ शादी कर लेती है। हैंचर्ड का बिजनेस भी डूब चुका है और हैंचर्ड अब पूरी तरह से टूट चुका है।
अब उसका झुकाव अपनी बेटी की तरफ होने लगता है कि अब उसके पास सिर्फ उसकी बेटी ही एकमात्र सहारा बची हुई होती है। उसने जो कसम खाई होती है कि वह 21 साल तक शराब नहीं पिएगा, वह 21 साल अब पूरे हो जाते हैं और वह वापस शराब पीना शुरू कर देता है। और वहाँ जॉब जो उसका मैनेजर होता है, उसको लुसेटा ने जो पत्र लिखे होते हैं वो वापस दे देता है कि तुम उसको जा कर के ये सारे पत्र दे दो। तो लेकिन जॉब क्या करता है कि अपना बदला लेने के लिए गाँव के कुछ लोगों को ये पत्र दिखा देता है। और लुसेटा को जब ये बात पता चलती है कि उसके जो पत्र है वो सारे लोगों के पास पहुंच चुके हैं और उसके और हैंचर्ड के रिलेशनशिप के बारे में पूरे गांव में पता चल चुका है, तो उस समय वह प्रेग्नेंट थी और बीमार हो जाने के कारण वह भी अब मर जाती है। और कुछ समय बाद उसी जगह पर वापस रिचर्ड न्यूसन आ जाता है और वहाँ उसकी बेटी के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है। तो हैंचर्ड को पता लगता है कि वह न्यूसन आ गया है, तो उससे झूठ बोल देता है कि अब तुम्हारी बेटी जो है वो तो 1 वर्ष पहले ही गुजर गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। न्यूसन ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो कैस्टर भी छोड़ करके वापस चला जाता है। और आगे डोनाल्ड फाल्फरे, अब उसकी वाइफ लुसेटा की भी डेथ हो चुकी है और अब वह अपनी गलती पर पछतावा करते हुए और एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट करता है कि वह उससे शादी कर ले। तो एलिजाबेथ भी मान जाती है और वो जिस दिन शादी कर रहे होते हैं उसी दिन उससे मिलने के लिए हैंचर्ड वहाँ पर आता है। लेकिन एलिजाबेथ उससे ढंग से बात नहीं करती क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसने उसके पिता से झूठ बोला है कि उनकी बेटी गुजर चुकी है। जब हैंचर्ड को उसकी बेटी उससे बात नहीं करती है ढंग से, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और वो वहाँ से कहीं और चला जाता है। और जब वापस न्यूसन को पता चलता है कि उसकी बेटी जिंदा है और न्यूस हैंचर्ड ने उसे झूठ बोला था, वहाँ उससे वापस मिलने आता है और वो दोनों मिलकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एलिजाबेथ को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और उसका पति डोनाल्ड फार्फरे दोनों मिलकर के उसको ढूंढने लग जाते हैं और उसको पता चलता है कि जिसको वो ढूंढ रही है हैंचर्ड को, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वह अब जा चुका है। हैंचर्ड अपनी वसीयतनामा भी लिख कर के जाता है। हैंचर्ड की मृत्यु एक बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है, इससे ज़्यादा दयनीय होता है उसका जो वसीयतनामा जो वो लिख करके जाता है। इस वसीयतनामे में उसके धन या जायदाद के वितरण की कोई बात नहीं होती कि मेरी जायदाद इसको दे देना या मेरी जो संपत्ति है उसको दे देना। वो तो उसकी जो होता है उस पे वो लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी मृत्यु पर कोई शोक नहीं करे, कोई दुख प्रकट नहीं करे और उसके लिए कोई मकबरा नहीं बनाया जाए। फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये वीडियो? मेरे को तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी और अगर आपको ये नॉवेल अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, डिसलाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।